Hello students, Assalamu alaikum. This is Mohammad Siddiq and you are watching the physics with Siddiq sir. तो सिद्दीक सर एक बार फिर हाज़िर हैं। आज 9th और मैथमेटिक्स क्लास का ये छठा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जिसका हमारे पास टॉपिक है टार्क, जिसको हम मोमेंटम फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम टार्क को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैरेलल फोर्सेस या अनलाइक पैरेलल, लाइक पैरेलल वगैरह को डिस्कस किया था। थोड़ा बेसिक इंट्रो हमने इस चैप्टर का लिया था, लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर बल्कि इस पूरे सिलेबस का, वो है टॉर्क। ठीक है, हम टार्क को कैसे डिफ़ाइन करते हैं या फिर इसकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसकी आज हम बात करेंगे। अच्छा, सो सबसे पहले एक छोटा सा टार्क का इंट्रो, वो ये कि टार्क हम किसे कहते हैं। ठीक है, टार्क वो होता है, अब देखें, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी पार्टिकल बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें मोशन पजेज होती है, ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। अब बात ये आती है कि मोशन किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की होती है। तो यहाँ टार्क में हम क्या बात करते हैं, टार्क के अंदर हम यही डिस्कस करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर दे। फोर्स अप्लाई होने की वजह से ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे बल्कि वो रोटेट करना शुरू कर दे, तो उसे हम टार्क कहते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट कर दे, यानी कि उसके अंदर एक रोटेशनल इफ़ेक्ट आ जाए जिसे हम टर्निंग इफ़ेक्ट कहते हैं, तो वो क्या बनता है, तो वो बनता है टार्क। अब देखें, डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। टार्क किसे कहते हैं? इफ़ अ बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग। देखें, कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो रोटेट के काबिल नहीं होती और कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो रोटेट कर सकती हैं। तो कौन सी बॉडीज़ रोटेट कर सकती हैं और कौन सी वाली बॉडीज़ रोटेट नहीं कर सकती, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी बॉडी जो रोटेट के काबिल हो, जो रोटेशन के अबाउट कैपेबल हो, ठीक है, रोटेट कर सके, देन अ फोर्स अप्लाइड प्रॉपरली ऑन दिस बॉडी विल रोटेट इट अबाउट दैट एक्सिस। अगर कोई बॉडी रोटेशन के काबिल है और उसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरह लगाई जाए कि वो रोटेट करना शुरू कर दे, तो क्या कहते हैं? दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ नोन एज टार्क। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टार्क। देखें, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस फिगर के ऊपर जो कि बुक में दी हुई है। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पे एक कोई भी हमारे पास किसी भी शेप की कोई बॉडी है। ठीक है, अब अगर हम इसके सेंटर पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना, देखें, अगर हम इसके सेंटर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी किस्म की रोटेशन नहीं होगी। अगर हम ये वाली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर किसी भी किस्म की रोटेशन नहीं आएगी। जैसे कि ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा, तो इस बॉडी के अंदर किसी किस्म का टर्निंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो प्रोड्यूस नहीं होने वाला। वो टर्निंग इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा? जब आप इस सेंटर को छोड़कर किसी और पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें, तो बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी, स्टार्ट कर देगी। जैसे कि मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसमें ये टर्निंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये टर्निंग इफेक्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा अगर आप सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेंटर, हम सेंटर किसे कहते हैं? हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी किस्म का टर्निंग इफेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम कहें कि अगर पॉइंट ए के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हम कोई भी फोर्स F1 सपोज अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे? पॉइंट ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यस, अगर हम पॉइंट ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी इस तरह रोटेट करेगी। देखें, रोटेशन
इस तरह की होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आपने फोर्स अप्लाई की तो बॉडी की रोटेशन कुछ इस तरह की होगी, बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने ये मार्कर का एग्जांपल लिया, अगर ये यहाँ पे फिक्स है, ये वाली पॉइंट फिक्स है, इसको मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो इस तरह की एक रोटेशन जो है वो क्रिएट होती है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो इस रोटेशन को अब देखें, ये वाली रोटेशन, इस रोटेशन को हम क्या कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्योंकि जो हमारे पास वाल क्लॉक होता है ना, तो उसकी सुइयाँ कैसे घूमती हैं, तो इस तरह वही सेम रोटेशन हमारे पास यहाँ बनती है, तो इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन कहेंगे। अगर ठीक वैसे ही हम कहेंगे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, सपोज़ अब आप पॉइंट ए वाली फोर्स को फ़िलहाल इग्नोर कर दें। अब देखें, अगर पॉइंट बी के ऊपर कोई फोर्स F2 अप्लाई हो रही है, पॉइंट बी के ऊपर अगर इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो अब रोटेशन कैसे होगी, अब रोटेशन ऐसे होगी, इस तरह रोटेशन होगी। ये ऑब्जेक्ट यूँ रोटेट करना शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो अब देखें, इस तरह की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज नहीं है, बल्कि उसका अपोजिट है। तो इस अपोजिट को हम क्या कहते हैं, इस अपोजिट को हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस फोर्स का इफेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज है, जबकि इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या है, वो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इस फोर्स का इफेक्ट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, तो इस तरह किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई हो और बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये फिगर है हमारे पास, एक और फिगर है जिसकी मदद से हमने टार्क को एक्सप्लेन किया हुआ है इन द बुक एज वेल एज इन दिस लेक्चर, ठीक है। अच्छा, चलो इस फिगर पे आ जाते हैं। ये हमारे पास कोई व्हील है, टायर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये कोई हमारे पास व्हील है गाड़ी का, इसी तरह। तो इसका सेंटर जो है वो फिक्स है, ठीक है। सेंटर फिक्स है, जिसे हम ओरिजिन कह लें या पॉइंट ओ कह लें या कुछ भी हम नाम दे दें इसे। तो ये सेंटर इसका तो फिक्स है, चलो। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अगर अब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अब देखें, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं पॉइंट ए के ऊपर, अब इन पॉइंट्स को ज़रा गौर से देखिएगा। अगर हमने फोर्स अप्लाई की है F1, कहाँ पे, पॉइंट ए के ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई की है, तो ये टायर जिसका ये सेंटर फिक्स है, तो इस तरह इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि फोर्स जो F1 अप्लाई हुई है उसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये टार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो F1 की वजह से, जिसको मैंने टार्क 1 का नाम दिया हुआ है। सिंबल के ऊपर बाद में आते हैं, ठीक है। तो F1 जो है ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही, तो टार्क यूँ प्रोड्यूस होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रोटेशन इस तरह की होने वाली है F1 फोर्स की वजह से, ठीक है। चलो अभी हम F1 फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई एक और फोर्स जो कि F2 जिसे हम नाम देते हैं, जो कि अप्लाई हो रही है, किस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं F2 का। तो F2 एक और फोर्स है जो कि पॉइंट बी के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब ये फोर्स जो है ये भी क्या करेगी, ये भी टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इस तरह की रोटेशन होगी, इस तरह की रोटेशन होगी, यानी कि रोटेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये F2 की वजह से है, तो इसको हम टार्क 2 का नाम दे देते हैं। तो देखें, टार्क 1 और टार्क 2 जो है दोनों काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि अगर हम पॉइंट सी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, पॉइंट सी के ऊपर अगर कहा जाए कि पॉइंट सी के ऊपर कुछ इस तरह फोर्स अप्लाई करो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टार्क प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। इस कंडीशन में टार्क प्रोड्यूस नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, तो आ जाइए इस एग्जांपल के ऊपर कि ये मैंने इस मार्कर का सेंट्रल पॉइंट जो है वो फिक्स करके रखा हुआ है। अब मैंने रोटेट कराना है। अब देखें, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर टार्क 0 होता है।
अगर आप सेंटर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो टार्क कितना होगा, 0 होगा। अगर आप सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो टार्क 0 होता है, ठीक है। सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से टार्क 0 होता है। अब देखिए ये पॉइंट्स हम कुछ नोट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाएं। अगर फोर्स आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एट सेंटर, अगर सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो टार्क कितना होता है, तो टार्क 0 होता है, क्योंकि किसी किस्म का टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद यही सेम ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं, अब देखें यूँ अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में टार्क कितना होगा, तो इस कंडीशन में भी ये मार्कर रोटेट नहीं करेगा, मतलब इस कंडीशन में भी टार्क 0 होगा। अगर इसको मैं ऐसे खींचूं, ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखें इस एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँ, अब देखिए ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, एक बार है, पट्टी है, ठीक है। तो इसका मैंने सेंटर फिक्स करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ ना, कोई भी फोर्स F1, तो ये पट्टी रोटेट नहीं करेगी, ये स्ट्रिप जो है वो रोटेट नहीं करेगी। अच्छा, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अब मैं जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, किसके, मोमेंट आर्म के। अब देखें मोमेंट आर्म क्या होता है, इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, लेकिन पहले हम इस एग्जाम्पल से फ्री हो जाएँ कि पॉइंट C पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया, जिसको हम सपोज F3 कह लें, तो F3 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हुआ वो कितना है, वो 0 है, मतलब प्रोड्यूस नहीं हुआ। F3 की वजह से टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा चलो, अब इस एग्जांपल के ऊपर आते हैं कि टार्क प्रोड्यूस क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा। तो उसके लिए रीज़न है ये इक्वेशन, अगर मैथमेटिकली देखें तो, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो एक फुल रीज़न है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें सेकंड पॉइंट के अंदर, टार्क डिपेंड्स ऑन, मैंने डिपेंड्स लिखा है लेकिन ये टार्क की बात हो रही है, तो मतलब टार्क डिपेंड्स ऑन, टार्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। टार्क किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, ये पॉइंट्स नोट कर लें आप अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतना ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। एंड मोमेंट आर्म, ठीक है, मोमेंट आर्म, लेकिन नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स, जैसे बुक में लिखा हुआ है, मोमेंट आर्म जो है वो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है कि अगर, अब देखें इस एग्जाम्पल की मदद से हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है, कि ये हमारे पास एक स्ट्रिप है, अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब देखें यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, सपोज़ इसको हमने F1 का नाम दिया, या इसको हमने सिर्फ F का नाम दिया। अब देखिए ये F आप इधर लगाएंगे या फिर आप इस डायरेक्शन में लगाएं, तो दोनों कंडीशन में जो टार्क प्रोड्यूस होगा, सपोज़ ये F है या फिर ये भी F है, तो इन कंडीशंस के अंदर टार्क जो प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा, मतलब टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि आप फोर्स भी अप्लाई करें लेकिन टार्क प्रोड्यूस ना हो। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, सपोज़ यहाँ पे फोर्स है F1। अब देखें मैं वही नाम लिखता हूँ यहाँ पे फोर्सेस का जो बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हमारे पास एक स्ट्रिप है जिसकी लेंथ है, कोई भी लेंथ है L, इसकी कोई भी लेंथ है L। अब देखें हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1, ठीक है। अब F1 जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लेंथ यूज़ हो रही है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो लेंथ जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जो लेंथ है, जो सेपरेशन है, उसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है। इस पॉइंट को हम मोमेंट आर्म कहते हैं, जिसे D से भी शो किया जाता है, R से भी शो किया जाता है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप D लिखें या फिर R लिखें, ठीक है। तो अब देखें मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या बनती है। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन जो बनती है, मोमेंट आर्म हम कहते हैं इसे, ठीक है, मोमेंट आर्म। अब देखें मोमेंट आर्म की जो डेफिनेशन बनेगी, वो डेफिनेशन क्या बनेगी, द सेपरेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन
एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास बनती है परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ मोमेंटम। द सेपरेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है हमारे पास, ठीक है, यानी कि फिक्स वैल्यू जिसके अराउंड वो पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे कि ये हम यहाँ पे देखें कि बी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई हो रही है तो मोमेंटम कम है, यानी कि ये वाला सेपरेशन हम इतना सा लेंगे, ठीक है। और जब ए के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है तो हम इतना सेपरेशन लेंगे। तो सेपरेशन जो है वो भी डिपेंडेंट है, मोमेंटम जिसे हम कहते हैं ना, वो भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आई मीन टार्क जो है वो मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करता है, उतना ही डिपेंड करता है जितना कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे बुक में लिखा हुआ है कि आप सेंटर के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, अब देखें मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ तो टर्निंग इफेक्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, सेंटर ऑफ एक्सिस यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का फासला भी होना चाहिए। यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो आर की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो आप इक्वेशन पे आ जाएं, आर की वैल्यू ज़ीरो होगी, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास यही सिस्टम है कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया कि ये मार्कर है जिसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी वो L/2 होगी, मतलब हाफ ऑफ दी लेंथ है, ठीक है, हाफ ऑफ दी लेंथ है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे एक और फोर्स, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं F2, जैसे बुक में दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसे आप F2 कह रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से अब देखिए ये F1 जो है इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो कुछ यूँ होगा, मतलब रोटेशन कुछ इस तरह की होगी ना, ठीक है। अगर आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन कुछ इस तरह की होगी, तो ये बन जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लॉकवाइज। जबकि अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2, तो F2 अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपका मोमेंटम इतना होगा, इसको आप मोमेंटम कहेंगे। सपोज़ ये R1 इसका मोमेंटम है, ये R2 इसका मोमेंटम है, तो ये R2 कितना होगा, तकरीबन L/4 होगा। L/4, L/2 का मतलब क्या है कि टोटल लेंथ, मान लीजिए कि टोटल लेंथ है 20, ठीक है, तो यहाँ पे इतना पार्ट अगर लेंगे तो ये होगी हाफ, मतलब L/2, 20/2 मतलब 10 होगी। वैसे ही अगर आप यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं तो अब देखिए ये हाफ हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ है, अब उस हाफ का भी हाफ मतलब 10 का भी हाफ, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, अब ये 10 का हाफ कितना होगा, 5 होगा, मतलब इसका मोमेंटम कम हो गया। यहाँ पे F2 फोर्स जो अप्लाई हो रही है इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये कौन सा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। इधर ये वाला क्लॉकवाइज में है, F1 की वजह से जो टार्क है वो क्लॉकवाइज में है, जबकि F2 की वजह से जो टार्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको हम लेंथ को L/4 लेते हैं, यहाँ पे L/2 लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आप L/2 लिखो, अगर आपके पास वैल्यू गिवन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि 20 है, तो 20 को आप यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो हाफ करेंगे, यहाँ पे ले रहे हैं तो L/4 करेंगे। अगर यहाँ पे आप फोर्स ले रहे हैं तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ लेंगे, फिर चाहे जितनी भी लेंथ हो आपने लेंथ यानी कि मोमेंटम हमेशा वही लेना है जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का सेपरेशन है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आप सिर्फ वही लेंगे जो कि मोमेंट आर्म की डेफिनेशन को फॉलो करे। द सेपरेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सॉरी मैंने यहाँ पे फोर्स नहीं लिखा, ऑफ फोर्स लिख लें, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो इसको हम मोमेंटम कहते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखी हुई हैं। अब देखें टार्क जो है वो डिपेंड किन चीज़ों के ऊपर करता है, जैसे कि मैंने ये आपको बताया, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा, एंड मोमेंट ऑन नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन के साथ नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। देखें नॉर्मल किसी के कहा जाता है, परपेंडिकुलर। ये देखें ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये मोमेंट आर्म देखें नॉर्मल है, इसके नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल कितनी बन रही है, 90 डिग्री, ठीक है। ये देखें ये वाली फोर्स अप्लाई हो रही है इधर, ठीक है, ये फोर्स हो रही है, ये मोमेंट आर्म है, दोनों के दरमियान एंगल कितनी है, 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में है। आप फिगर को देखेंगे ना, तो एक और फोर्स का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि आपको एक्सप्लेन करके देगा कि ये नॉर्मल का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया है, ठीक है। तो ये F3 है। अब देखें यहाँ पे मोमेंट आर्म कितना है, अगर आप ये वाला अगर आपने मोमेंट आर्म लिया तो ये गलत है, ये मोमेंट आप नहीं ले सकते इधर। देखें अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लास में जाना है तो वहाँ पे टार्क की एक्सप्लेनेशन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम मैट्रिक क्लास या 9th क्लास की बात करें तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आएंगे, फिर तो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन बन जाएगा एंगल के बेस पे, जो कि आपकी बुक के मुताबिक, आपकी लेवल के मुताबिक नहीं है। इसलिए मैं आपकी लेवल के मुताबिक जो एक्सप्लेनेशन है सिर्फ वही दे रहा हूँ, ठीक है। कि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट आ जाता है, सर ने वो तो बताया ही नहीं, लेकिन वो मानता हूँ वो आता है, लेकिन वो आपकी लेवल के अंदर नहीं आता। अब बुक खोल के देख लें, कोई क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं है इधर, ठीक है। अच्छा देखें, अब आप ये वाला मोमेंट आर्म नहीं लेंगे, ठीक है, तो फिर कौन सा लेंगे, वो हमने डेफिनेशन के अंदर डिफाइन कर दिया है, मोमेंट आर्म नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। देखिए ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल का मतलब है कि 90 की एंगल हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंगल तो 90 की बन नहीं रही, ठीक है। अगर 90 की एंगल नहीं बन रही तो फिर नॉर्मल मतलब 90 की एंगल कहाँ बनेगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यानी कि इसी सेम फोर्स को, जैसे कि हमने इस फोर्स को ऐसे लाइन में डाला, ये वाली लाइन डाली इधर, तो इस फोर्स की भी एक कंप्लीट हम लाइन लेंगे पहले, ठीक है। ऐसे हम एक कंप्लीट लाइन ले लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सी लाइन जो है वो ये यहाँ पे नॉर्मल बनती है। देखें तकरीबन यहाँ पे आप अगर लाइन ड्रा करेंगे तो ये नॉर्मल बनेगी, मतलब यहाँ पे 90 की एंगल बन जाएगी ना, ठीक है। तो अब इस फोर्स के लिए आपका जो मोमेंट आर्म है वो ये है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला आपका जो है वो ये मोमेंट आर्म है आपका, ये वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल वाली डेफिनेशन आ गई ना। अब देखें मोमेंट आर्म नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स, तो वो मोमेंट आर्म आप लेंगे हमेशा जो कि फोर्स की लाइन के साथ नॉर्मल हो। अब ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लिया क्योंकि ये नॉर्मल है, यहाँ पे आपने ये लिया क्योंकि ये फोर्स भी नॉर्मल थी F2, ठीक है। लेकिन F3 जो है यहाँ पे आप ये नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल क्या है, तो आप इसी फोर्स की कंप्लीट लाइन बना लें, उसके साथ आप कोई ऐसी लाइन ड्रा करें जो कि ओरिजिन के साथ जाके मिले, लेकिन वो इस लाइन के साथ नॉर्मल हो, ठीक है। तो इस लाइन के साथ जो नॉर्मल लाइन होगी उसी नॉर्मल लाइन को हम कहेंगे कि ये F3 ये है, लेकिन इसका जो मोमेंट आर्म बनता है वो ये है, फिर इसकी चाहे जितनी भी वैल्यू हो, ठीक है। इसलिए हम डेफिनेशन में बाद में हम क्या लिखते हैं कि टार्क जो है वो प्रोडक्ट है किसकी, मोमेंट आर्म एंड फोर्स की। अब मोमेंट आर्म कौन सा, मोमेंट आर्म नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। एक तो फोर्स आ गई यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हम पुट करेंगे, और मोमेंट आर्म यानी कि नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वही पार्ट लेंगे हम सिर्फ। अच्छा उसके बाद ये मोमेंट आर्म जो है ये लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, रेडियस होता है, आप कुछ भी कह लें से, ये वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर है। अच्छा तो यहाँ पे जो टार्क हमें मिलता है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा वेक्टर हम किसे कहते हैं, जिसका डायरेक्शन हो, तो टार्क का वाकई डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन ऑफ टार्क इज आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। अब एक और पॉइंट, जो काउंटर क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज टार्क है उससे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। जब भी डायरेक्शन की बात आ जाए, अगर नेगेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है वो क्लॉकवाइज है। देखिए हमारी मेंटेलिटी कुछ यूँ कहती है
कि जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक कन्वेंशन है। देखिए बुक में लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन किसे कहते हैं कि हम ज़बरदस्ती एक नाम दे दें। ठीक है, तो क्लॉकवाइज टार्क जो होता है उससे नेगेटिव कहा जाता है, जो काउंटर क्लॉकवाइज टार्क होता है उससे पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें, जो क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव होता है, जो काउंटर क्लॉकवाइज होता है वही टार्क पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एसआई यूनिट क्या बनता है, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन है, और मोमेंट आर्म का यूनिट क्या बनता है, मीटर बनता है, इसलिए इसका टोटल यूनिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा न्यूटन मीटर। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी किस चीज़ की, टार्क की। तो शॉर्टली मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें शॉर्टली हम यूँ कह सकते हैं टार्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, वो तो होगी डेफिनेशन। एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हम कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई हो और उसमें अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो हम उसे टार्क कहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि टार्क डिपेंड किन चीज़ों के ऊपर करता है, टार्क डिपेंड करता है मोमेंट आर्म के ऊपर। ठीक है, फोर्स के ऊपर। ठीक, अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनती है किस चीज़ के दरमियान, फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान, लेकिन हम उसी के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे मोमेंट आर्म जो लिया है वो नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स ले लिया है, मतलब एंगल का कंसेप्ट बन गया इधर, तो आपने एंगल की उलझन में नहीं पढ़ना। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास बुक में एक एग्जांपल है, मैं उसी एग्जांपल को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपका जो टार्क का कंसेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए कि इस तरह आपके पास एक स्ट्रिप है, एक पट्टी है। ठीक है, और उसमें यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है। एक मिनट, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। ठीक है, 5 मीटर की ये स्ट्रिप है, 5 मीटर की ये स्ट्रिप है, और यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे हमने टार्क फाइंड करना है। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि टार्क का डायरेक्शन कौन सा होगा, टार्क का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव टार्क कैसे बनता है, नेगेटिव टार्क कैसे बनता है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि टार्क कितना बनेगा। तो सीधा फार्मूला पे आ जाएं, क्या है, आर क्रॉस एफ है, आर की वैल्यू कितनी है 5 है, एफ की वैल्यू कितनी है 10 है, तो टार्क कितना बन गया 50 न्यूटन मीटर। अच्छा चलो ये तो बन गया मैग्नीट्यूड, टार्क का मैग्नीट्यूड बन गया। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो अब देखिए इस फोर्स की वजह से, अब देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया। तो यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई हो रही तो रोटेशन कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, रोटेशन कुछ इस तरह की होगी। तो ये रोटेशन कौन सी है, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे कि टार्क जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि क्लॉकवाइज टार्क को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टार्क। अगर ये रोटेशन इस तरह होती, काउंटर क्लॉकवाइज होती, तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करते। तो इस तरह आपका ये चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट होता है टार्क का। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको इनका फ़ायदा होना चाहिए। और इतनी मेहनत के बाद लाइक तो बनता है।